बारगेनिंग ये टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ये। और इसको समझना इतना आसान नहीं है। पहले जब ये फर्स्ट सीआरपीसी बनी थी, फर्स्ट वाली, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल, जो प्राइमरी सीआरपीसी बनी थी, उसमें ये चैप्टर नहीं था। ये सीआरपीसी को अमेंड करके बाद में लाया गया। तो मैकनेल करके कोई वो थे, ठीक है ना, मैकनेल था, मैकल था, समथिंग कुछ, उसने के द्वारा इस आईपीसी में इसमें चेंजेस किए गए थे, अमेंड करके इसमें इसमें सीआरपीसी में इसको लाया था। तो मतलब ये स्टार्टिंग में जो आईपीसी बनी थी उस टाइम पर ये प्ले बार्गेनिंग इसमें नहीं था। इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया था सीआरपीसी में। ठीक है जी। प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, कहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है, किन किन पर केसों में हम इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं, क्या इसका फंडा है। आज आपको ये सारा क्लियर होगा। 1 घंटे के अंदर, 1 सवा घंटे में प्ली बार्गेनिंग हमारी कंप्लीट हो जानी है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें ओके सर। बट मैं एक कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ आपको। पहले हम इसी वर्ड का जी मतलब जानना चाहते हैं कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है। ठीक है, पार्टिकुलर तो ऐसे मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो इसकी एक छोटी सी वही स्टोरी है। सपोज करो एक एक्स व्यक्ति है, तो एक्स और वाई है, ये दो व्यक्ति हैं। एक्स ने वाई को पीट दिया, ठीक है, ईंट मार दी, कुछ भी किया, जान के किया या गलती से किया। बट जो ये चैप्टर है कि गलती से हो गया, इस चैप्टर में क्या दिया हुआ कि भाई गलती से हो गया, तो एक्स ने वाई को गलती से कोई हर्ट पहुंचा दिया, ठीक है। और वाई ने क्या करा, कंप्लेनेंट बना और एफआईआर कर दी, एफआईआर केस हो गया। एफआईआर में क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट होगी, यही होती है ना। और पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, चार्जशीट होती है। चार्जशीट को तो पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, नहीं कहते। जी सर। तो पहली जी सर। कंडीशन, पहली कंडीशन तो चार्जशीट लगी, चार्जशीट के बेस पर। दूसरी कंडीशन कि भाई क्या हुई है, कंप्लेंट के बेस पर मजिस्ट्रेट के पास केस आया। तीसरा अदर देन इंफॉर्मेशन। इन तीनों ही केसों में जो जब केस वो मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है, तो एफआईआर से कंफ्यूज मत हो, मैं इसको हटा देता हूँ। जी सर। ये देखो, केस किसके पास आ चुका है, मजिस्ट्रेट साहब के पास आ चुका है। जी तो मजिस्ट्रेट के पास जो केस आता है वो किन कंडीशन में आता है, 3 कंडीशन। या तो चार्जशीट लगी तब मजिस्ट्रेट के पास केस आएगा, या कंप्लेंट केस जो फाइल करते हैं नए सेक्शन में 223 के अकॉर्डिंग, जो पहला सेक्शन 200 हुआ करता था। या तीसरा कोई इंफॉर्मेशन के थ्रू उनके पास में, मजिस्ट्रेट के पास में कोई केस आया है। इन तीनों कंडीशंस में या दोनों कंडीशंस में मजिस्ट्रेट के पास केस आया और मजिस्ट्रेट साहब ने चार्ज फ्रेम करे या अदर देन चार्ज फ्रेम। भाई पता है ना कि जो समन केस होते हैं उसमें चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं, जी सर। मतलब नेसेसरी नहीं है।
कर ले एक अलग बात है, बट वो नेसेसरी नहीं होते। लेकिन वो केस मजिस्ट्रेट साहब के संज्ञान में आ गया, चार्ज फ्रेम हो गई। क्या हो गया? चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम में ये आ गया कि भाई एक्स ने जो वाई को मारा था, एक्स के अगेंस्ट में चार्ज हो गए। जब चार्ज फ्रेम हो गए तो क्या चलेगा? यहाँ पर ट्रायल चलेगा, हाँ या जी। ना? अब जब ये चार्ज जी सर। चलेगा तो एक्स ने कहा कि जी मैंने, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। जब पूछते नहीं है प्ली गिल्टी वाली जो चीज आती है, जी आता नहीं आता? ठीक है। अच्छा, प्लीड गिल्टी होगा ना, प्लीड गिल्टी। जब प्लीड गिल्टी वो खुद से कर लेता है, वो कहता है जी हाँ, मैं, मुझसे वाई को चोट लगी, बट मैंने जान के ऐसा कुछ नहीं किया। और जी एक्स भाई साहब जो एक्यूज है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, ये वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, अंडर सेक्शन 289। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। ये जी एप्लीकेशन, सर। ये एप्लीकेशन इसने इसलिए लगाई कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जी मुझे माफ कर दिया जाए, या कम से कम सजा दी जाए, कम से कम फाइन दिया जाए, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। जी अब जज साहब वाई को समन करें, नोटिस करें, कुछ भी करें, क्योंकि वाई है विक्टिम, ठीक, वाई को बुला लिया। जी मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि भाई वाई, ये जो एक्स है ये अपनी गलती मानता है कि ये काम गलती से हुआ, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो कि ये इसको हम माफ कर दे, या मिनिमम सजा दें, या ये प्ली बार्गेनिंग मानो, इसको इस चीज पर आप सहमत हो? वाई कहता है, अब वाई के पास दो कंडीशन है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। यदि इसने यस कह दिया जी तो यहीं पर केस का एक मॉडल चेंज हो जाएगा कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, और फिर उसका प्रोसेस चालू होगा। वो बताऊंगा क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा जब एक्सेप्ट करते हैं तो। और वो कहता है नहीं जी, मैं तो इसको ज़्यादा सज़ा दिलवाऊंगा, मैं इसकी जो, इसको क्षमा नहीं किया जाए, इसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, इसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाए। ठीक है जी, एक सेकेंड रुकना जी। एक मिनट भैया। वाई कौन है? विक्टिम, कि ठीक है जी, तो फिर अलग से प्रोसेस चालू हो जाएगा। और यदि वाई ने नो कर दिया तो फिर केस वापस आ जाएगा उसी स्टेज पर जहां पर वो था। वही ट्रायल चलेगा, विटनेस आएंगे, प्रोसिक्यूशन आएगा, वो डिफेंस आएगा, सारा वो चलेगा, भूल जाओ सारे के सारे।
मोस्टली प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन लगती है जहां पर वो आउट ऑफ कोर्ट ही दोनों, जैसे एक्स और वाई है, इन दोनों ने क्या करा, बाहरी सेटलमेंट करा, कोर्ट में गई जी, ठीक है जी मैंने इसको माफ किया, मैं इसमें ये वो वगैरह वगैरह जो भी लेन देन है हमारा हो गया, हम इस केस को खत्म करना चाहते हैं। और जो एक्स है, एक्स कौन है, एक्यूज है, इसके द्वारा प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या हो गया, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है जी सर। और एक्सेप्ट की उसने अपनी गलती, और वो कहता है जी जो मिनिमम से मिनिमम सजा हो वो मेरे को दे दो, या जो फाइन है मिनिमम से मिनिमम वो फाइन दे दो, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब प्ली बार्गेनिंग का मतलब समझ में आया या नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताओ, मैं फिर और एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ यस सर। हेलो, जी सर। जी सर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक, जी सर। अब इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला है कि भाई प्ली बार्गेनिंग है किन किन केसों में लग सकती है। क्या एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, जी। क्या इसमें प्ली बार्गेनिंग लग जाएगी? नहीं सर। ठीक है, तो इसकी भी प्ली बार्गेनिंग की भी बाउंडेशन होगी कि भाई किन किन केसों में प्ली बार्गेनिंग लग जाएगी। जी सर। कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन किन किन केसों में हम केवल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। जी। सुनना ना सुनना, अलाउ करना, डिसमिस करना, वो जज साहब की पावर है। जी सर। बस अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई किन किन केसों में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। ठीक, जी। आई या नहीं आई जी सर। है? केवल जो केस जिन सेक्शनों में 7 साल से कम की सजा होगी, से जी कम सर। की सजा, उन्हीं में फ्री गाउन। अजी कुछ नहीं अब सर। मान लो, ये तो आपने समझ लिया कि भाई 7 साल से कम की सजा होगी जिन केसों में, जिन सेक्शनों में, उसमें हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जी सर। लेकिन भाई जी। साहब किसी महिला को तुमने चलते हुए छेड़ दिया, इसमें तो 3 सर साल की महिलाओं सजा से है। और बच्चों से रिलेटिव उसमें भी नहीं लगा सकते। है ना, 3 साल की सजा है। 354 मान लो, है ना। लेकिन ये तो कहता है कि भाई जहां पर नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, जिनमें 7 साल से कम की सजा उसमें लगा सकते हैं। लेकिन महिला को मान लो छेड़ दिया, 3 साल की सजा है, तो भाई इसमें क्या प्ली बार्गेनिंग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, और किसी देश के, जो देश होता है राष्ट्रीय द्रोह वगैरह, राष्ट्रद्रोह वगैरह, ये सब कुछ लगाया है, तो उसमें भी हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब 7 साल से कम की जी सजा सर। में ही प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं हम। जी सर। लेकिन उसमें बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, ठीक है, देश के और साथ। तुम्हारा देश के साथ, किसी सरकारी विभाग के साथ, ठीक है, कोई गुप्त सूचनाओं के लेन देन के, जो मतलब ये केवल
7 साल की भी वो है जो नॉर्मल ऑफेंस किए हो आपने, ठीक है, उनमें हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो किस किस में नहीं लगा सकते? जैसे कि डेथ पेनल्टी, लाइफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, इंप्रूवमेंट। ठीक, मोर देन 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर, 7 साल से अधिक की सजा, ठीक है जी, 7 साल से अधिक जी की सजा जो होगी उसमें हम प्ली बार्गेनिंग की प्ली एप्लीकेशन बार्गेनिंग नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते। किसी भी वीमेन के साथ, वीमेन, चाइल्ड, चाइल्ड मेल और फीमेल बोथ, और देश के किसी भी कोई ऐसा देशद्रोह वगैरह वगैरह, ये सारा इसमें हम प्ली बार्गेनिंग की सजा वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं हम। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। जी सर। आज क्लास बढ़िया है, आज जवाब दे रहे हैं सब, कोई ना कोई, कोई ना कोई। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। तो सेक्शन फर्स्ट, तो 289 का सब सेक्शन 1 का ए क्या कहता है? चैप्टर सेल अप्लाई, सेल है, 100% है। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? ठीक है जी। रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डिंग, रिपोर्ट का मतलब चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है जी बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वही एसएचओ के द्वारा, ठीक है। अंडर सेक्शन 193, ये पता ही है कि 193 में चार्जशीट फ्रेम की जाती है। अलाइजिंग, जो उस पर ऑफेंस लगे, दैट एन ऑफेंस अपीयर टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, जो एक्यूज ने ऑफेंस किए हैं, कौन कौन से किए? एन ऑफेंस फॉर द पनिशमेंट ऑफ डेथ, imprisonment for life, imprisonment for the term of 7 years has been provided under law for the time being in force। तो भाई जब ये जो लगे हैं इनमें हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जी ऐसे तो सर। कोई कोई किसी को मार देगा, दोनों के साथ वो हो जाएगा, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाओ, हो गया काम। ए मजिस्ट्रेट has taken cognizance, है ना, एन ऑफेंस ऑन कंप्लेन, मैंने पहले बता दी कंप्लेन केसों में जब मैं इसका बेस बता रहा था, एक तो चार्ज किसके बेस पर? चार्जशीट के बेस पर, ये चार्जशीट के बेस डिफरेंस। पर। दूसरा कंप्लेन के बेस पर, ठीक है, और वही वाली बात है, कंप्लेंट है, लेकिन उनमें भी जो सजा है क्या है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ, सो एंड सो एंड सो एंड सो, जो सेक्शन 223 है ये। पहले ये पहले 200 हुआ करता था, अब ये 223 हो गया है, ठीक है, ये हो गया। और 227 में हम क्या करते हैं? समन इशू करते हैं नए वाले सेक्शन में। तो इन केसों में भी क्या होगा? प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। बट नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस इफेक्टिव, है ना, वही मैंने पहले बता दिया था। किन किन में नहीं लाएंगे? सोशो इकोनॉमी कंडीशंस, कंट्री, कोई देश की कंडीशंस है देश के लिए, हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द वुमेन, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, जिसकी एज, जो बच्चा है और उसकी एज कितनी है? 14 साल से कम की है, जी उनके अगेंस्ट में भी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते।
इसकी एज देखना, मेरे हिसाब से चाइल्ड लिखा होना चाहिए, ये इसको एडिट किया है इन्होंने, क्योंकि सर 14 ईयर 18 ओल्ड। साल से थी। दिखा, हमको पता लग गया कि हम गलत हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। देखो, अब नहीं, केवल इतना ही है बुक में, नई बुक में इतना है केवल, ऐसे करके ये नहीं है अब ये, क्योंकि ये पीडीएफ मेरा फर्स्ट वाला है ना। चलो देखता हूँ मैं दिन में इसको ना, सेकंड वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लूँ। ये रहा, ठीक है। क्या चीज समझ में आई? चाइल्ड, और चाइल्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी ली थी। क्या होती है चाइल्ड की डेफिनेशन? जी बिलो 18 ईयर, जी। जो 18 साल से कम का है वो। मान लो 17 साल बच्चा ही 300 माना जाएगा। का भी है ना, ये साल और ये डे, तब भी वो चाइल्ड ही रहेगा। 65 का भी है, उस दिन भी चाइल्ड रहेगा। जब वो 366 का एक दिन एक्स्ट्रा, यदि वो लीप ईयर चल रहा है तो भी चाइल्ड रहेगा। और जब वो 18 साल एक दिन का हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? वो मेजर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, 18 साल उन्होंने अलग से मेंशन कर रखा था। जब इन्होंने दोबारा इसको अमेंड किया था, तो कितनी एज कर दी है इसमें बच्चे की? 18 साल। 18। ऑफेंस 18 साल से कम के आयु के बच्चे के साथ किया जाता है, तो उसमें हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। ठीक है। सेकंड, पर्पज क्या होता है इसका? फर्स्ट वाले को देखो, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय द नोटिफिकेशन डिटरमाइन द ऑफेंस अंडर द लॉ, द टाइम बीइंग इन फोर्स, which shall be offense affecting socio-economic condition of the country। देश की अर्थव्यवस्था के, देश के समाज की कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पर नुकसान होता है, जहाँ पर प्रशासन देश का इफेक्ट हो रहा है, उन सेक्शनों में भी हम लोग, ठीक है, उन सेक्शनों में भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अब हमारे पास आता है ये जो फर्स्ट सेक्शन है 289, बताओ किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? केवल ये कहता है कि कहाँ कहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं लगा सकते। सर आगे समझिए। ठीक है, मान लो 307 है, जो अब नया शायद 117 हो गया है ना, ये या 109 है, 109, हाफ मर्डर। इसमें 10 साल तक की सजा है। क्या इसमें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं? नहीं सर। अलाउ हो या ना हो एक अलग बात है, क्या हम इसमें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं नहीं। लगा सकते। बस ये पता होना चाहिए, ये हम आपको आज समझाना चाह रहे थे। चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं हम। अब सारे सेक्शन हवा हवाई हो जाएंगे, मतलब इतना बेसिक क्लियर हो गया ना, अब सारे सेक्शन हवा हवाई है। देखो, उड़ गई, 30 मिनट में चैप्टर खत्म। इतनी बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई समझ? जी सर आगे समझिए। एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग, यदि कोई आपसे पूछे कि भी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में लिखी जाती है, हम कोर्ट में फाइल करेंगे,
कौन से सेक्शन में जाएगी? एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन, ऐसे लिखेंगे ना भाई, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 200 फॉर द प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 290 ऑफ BNSS कोमा लगा के 2023, है ना, ऑन द behalf of the accused namely X, ऐसे ये लिखते हैं ना उसका टाइटल। तो ये 290 में लिखी जाएगी। और कोई एप्लीकेशन यदि आप लगा रहे हो और सेक्शन नहीं पता आपको, तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग बाहर में जाए, ऐसे हटा दो, ये भी हटा दो, ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज, है ना, नेमली एक्स, ऐसे करके भूल जाए कौन सेक्शन में लगा रहे हैं। जैसा आप कहेंगे वकील साहब किस सेक्शन में है, जनाब आप देख लो। ठीक है भाई, क्या बोलोगे? ऐसे भी कहते हैं सर? जनाब आप देख लो, मैं थोड़ी वाला मैडम बोलेगी। क्यों वाला मैडम है नहीं? मैं हूँ सर। है तो बाला सही। सर, बाला मैडम पता नहीं। चलो 290 सेक्शन का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ए पर्सन एक्यूज, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस में, जरूरी नहीं है कि वो फाइल करे, में कर सकता है, उसकी अपनी इच्छा है। फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। इसको नोट कर लेना भाई, एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं तुमसे, है ना, जो आप जुडिशरी वगैरह कोई एग्जाम दे, तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर लगानी होती है। कब से? फ्रेमिंग द चार्ज, जब चार्ज फ्रेम हो जाते उससे 30 दिन के अंदर में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगानी होती है। इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। और किस कोर्ट में लगेगा? जिस कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है उसी कोर्ट में लगेगा, उन्हीं जज साहब के पास कोर्ट में। एप्लीकेशन लगेगी। क्या कोर्ट ऑफ सेशन में हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं? नहीं सर, सेशन में चल रहा है, नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि सिर्फ सेशन में तो वैसे केसेस चलते हैं ना जो 7 साल से ऊपर के होते हैं। वेरी गुड, गुड, अरे गुड, दिल जीत लिया, जा जज बन गई तू तो। चल ज्यादा तारीफ एक दिन में कर देते हैं। चलो भाई, कोर्ट ऑफ सेशन का तो मतलब ही खत्म हो गया। क्यों क्यों लगेगी भाई? क्योंकि वहां तो वैसे भी हमारे 7 साल से ऊपर वाले केस चलते हैं ना, तो 10 साल वाले हो गए। जो भी ऑफेंस जो भी दे रखा है उनकी लिमिटेशन है ना, पावर ऑफ कोर्ट के हिसाब से। प्ली बार्गेनिंग तो वैसे ही 7 साल से कम के में लगेगा। जी। चलो ये हमारा समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसेक्शन 2, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, इसमें हम लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लग गई। shall contain a brief descriptions of the case relating to which the application is filed, including the offence to which the case related in, shall accompanied by the affidavit sworn by accused stating therein that he is voluntary। इस पर भी अभी हम बात करेंगे, शब्द को ध्यान रखना, वॉलंटरीली। प्रिफर्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एक्सटेंड द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ।
for the offense, the plea bargaining in his case, and that he is not previously being convicted by the court in the similar case. इस पे भी बात करेंगे हम। क्या कह रहा है ये कि भाई प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन जो लगा रहा है ना, उस एप्लीकेशन में सारा नेचर, क्या इंसिडेंस था, कैसे कैसे वो इंसिडेंस हुआ, और वो जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो वॉलंटरी लगा रहा है। अब कहोगे सर एक तो एक्यूज है और वो वॉलंटरी एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, विक्टिम ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है जी मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को, और ये एक्यूज तो लगा ही रहा है। क्या कई बार मजिस्ट्रेट इसकी एप्लीकेशन को अप्लाई वो एक्सेप्ट करेगा, अलाउ कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है, दोनों पक्ष राजी हैं। इस केस में मजिस्ट्रेट साहब उसको अलाउ करेंगे ही करेंगे, या डिसमिस भी कर सकते हैं। भाई उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है मजिस्ट्रेट साहब की, उनको लग रहा है कि भाई ये इसने किसी से पैसे लिए, ये केस किसी और ने किया था, ठीक है, ऑफेंस किसी और ने करा था, इसका नाम लिखवा दिया इसमें एक्यूज का, और एक्यूज इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और लेकिन जो इसका रियल एक्यूज है कोई और है। यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा शक हो गया तो क्या प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे वो। चलो वो तो अलग की बात है, इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या कहता है कि जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है भाई वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से वो एप्लीकेशन देगा, और जो एप्लीकेशन देगा फाइल करेगा उसके साथ एक एफिडेविट भी देगा, उसमें लिखेगा एफिडेविट में कि मेरे पास किसी का कोई दबाव नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से मानता हूं कि गलती से मुझसे ये ऑफेंस हुआ था, है ना, और मैं इसलिए इस एप्लीकेशन को फाइल कर रहा हूं। अब पूरे केस का डिस्क्रिप्शन देगा, कब था, कहाँ जा रहा था, कैसे चोट लगी, क्या हुआ, वो सारा उसमें एप्लीकेशन में दे देगा वो, ठीक है जी। और उसको उस लॉ का नेचर क्या है, उसको क्या सजा मिल सकती है, वो सारे लॉ को समझने के बाद वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है जी। अरे भैया खा लो सर और एक मेरा यही पे एक क्वेश्चन है, बोलूं सर? हाँ एक दादाजी होता, मतलब कि एक दादा और पोता, ठीक है, एजिड थे काफी, और वो जैसे ही अपने खाट से नीचे उतर रहे थे, बच्चा था 3 साल का, वो नीचे लेटा था, तो उसके दादाजी का पैर मतलब उसकी गर्दन पर गया, तो उसकी मौत होगी बच्चे की, तो वो सर उसमें लगा सकते हैं फिर? क्या चीज? पिछली बार की तो वो उसमें उन्होंने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे से मौत हुई है, या मैं, लेकिन उनका इरादा थोड़ी ना था सर, अरे वो तो नहीं, गलती से पैर रखा गया है। उसमें जाएगा ना, न्यू सेंस, वो क्या नाम, न्यू सेंस में जाएगा, ऊपर जो हमने सेक्शन पढ़ा था, क्या था वो, अच्छा सर। आईपीसी में नहीं था वो, मतलब वो गलती से वो, अरे क्या कहते हैं, न्यू मेरे को सेंस ही ब्लैक तो होता है, न्यू सेंस ही तो होता है, मतलब वो बाय मिस्टेक, गलती से, वो तो इंसिडेंट नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंसी 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 में नेग्लिजेंसी सर, हाँ हाँ नेग्लिजेंसी है। नेग्लिजेंसी आगे से गया। वो तो केस ही जो सेक्शन लगेंगे नेग्लिजेंसी के लगेंगे। क्या बात है वाला लेकिन सर मैडम, मर्डर तो हुआ है ना? मर्डर नहीं हुआ, वहां पे डेथ हुई है। हाँ जी सर, हाँ डैम।
मर्डर होता है किसी को मारना। इंटेंशली मारना, नेग्लिजेंसी गलती से मारना। उसको तो पता ही नहीं था कि नीचे बच्चा सो रहा है या खेल रहा है, जी सर। जी सर। वैसे उसमें सजा नहीं होगी। जी सर। बाकी मजिस्ट्रेट और केस की कंडीशंस देखी जाएंगी। और देखो जी, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, उसको लॉ का पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या, यदि वो हाई अपनी प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये ऑफेंस मैंने किया है तो क्या क्या उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें पता। लेकिन यदि जैसे मान लो 109 सेक्शन का पहले भी उसने कोई केस किया हुआ था, हाफ मर्डर एग्जाम्पल के लिए, या जो भी है हल्का फुल्का हुआ, और पहले भी वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा चुका है, फिर वो दोबारा ऑफेंस हो गया, या एक्यूज कोई और भी है, सॉरी वो विक्टिम, लेकिन एक्यूज सेम है, तो क्या दोबारा भी उसी केस में सेम सेक्शन में क्या प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है वो? नहीं सर। ये लाइफ में केवल एक ही चांस मिलता है एक ही बार होता है। सेम सेक्शन में, जी ये भी है। सिमिलर केस लिखा है ना, सिमिलर केस में केवल एक ही बार उसको प्ली बार्गेनिंग का चांस मिलता है। सर। फिर अलग अलग केसेस करें तो अलग अलग लगा सकते हैं फिर। हाँ, बट हर केस में एक बार, ये गलती से हुआ है। तो फिर तो सर ये ठीक है, अलग अलग केस कर दें और ये लगा देंगे। अब आगे तो पढ़ ले, क्या इसमें छोड़ थोड़ी रहे हैं, कोर्ट छोड़ नहीं रहा इसमें कि जा बेटा हम मजे ले, सजा इसमें भी है, बट सजा कुछ कम है, जी। सजा इसमें भी है बट वो सजा कम है केवल। कम है। हाँ, और बता देता हूँ, खैर आगे आएगा, तुम्हारा एक्साइटमेंट दूर कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को कोर्ट एक्सेप्ट ही करेगा, डिसअलाउ जाओ, सारी एक्यूज भी खड़े, विक्टिम भी खड़े, दोनों कह रहे जी ठीक है जी कर दो जी, मैं भी तैयार हूँ, वहाँ सेटलमेंट हो गया जी, मैं इससे कोई पैसे नहीं ले रहा जी, मेरी टांग ठीक हो गई है जी, अब मैं कोर्ट कचहरी नहीं आना चाहता। मतलब विक्टिम खुद कह रहा है जी खत्म कर दो, भाई कोर्ट की 100% डिस्क्रिशनरी पावर है, ना कर रहा जा, आओ कोर्ट में तुम लोग सब के सब। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। यस सर। तुम सोचो कि कोर्ट तुम्हारी बात को एप्लीकेशन को अलाउ कर लेगा, उसको जरा भी डाउट हुआ ना कि भाई इसमें असली एक्यूज कोई और है और ये एक्यूज बना के लाए इस केस में, इनका कोई सेटलमेंट हो गया था, क्योंकि ऑफेंस तो हुआ है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, जी। एक्यूज वहां पर दूसरी जगह कर दिया। अब एक मेरे पास ये केस है, उसके भतीजे ने, मतलब वो 19 साल के लड़के ने किसी को चाकू भोंक दिया था, और उसका जो चाचा था वो था 45 साल का, तो पुलिस को पैसे ले दे के इस लड़के का नाम हटवाया था, उसमें कंप्लेंट में से एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी तब तक, कंप्लेंट तुरंत ही इसका नाम लिखवाया था। और ये एक्यूज को भी पता है, विक्टिम को भी पता है, सबको पता है कि मुझे चाकू इसने मारा, लेकिन कोर्ट में केस किसके खिलाफ चल रहा है? इस 45 साल के आदमी के चाचा खिलाफ, के। चाचा के खिलाफ चल रहा है। ठीक है जी, एक बार मैं बताया था 82 स्टार्ट हो गया है, उन दिनों में 82 पढ़ रहे थे, 82 83 84, अब शायद 84 85 हो गया है वो सेक्शन, है ना, वो वाला। तो क्या इसमें यदि प्ली बार्गेनिंग होने लग जाए, खैर तो दोनों को पहले से ही पता था, पड़ोसी पड़ोसी थे, तो इसलिए अलाउ नहीं करता। थर्ड पॉइंट चलेगा ना,
तो यदि वो पहले से भी प्ली बार्गेनिंग ले चुका है, सेम केस में कन्विक्टेड हो चुका है, तो वहां पे हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। हाँ जी बोलो। तो बोल रहा था, बोलो। कोई नहीं बोला सर। चलो थर्ड, जी सर। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आ गई किसके पास? मजिस्ट्रेट साहब के पास। सब सेक्शन 1 में ही तो हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी। कोर्ट शैल इशू, कोर्ट शैल इशू द नोटिस, 100% है भाई। वो करेगा नोटिस इशू किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को ऑफ द केस। यदि वो चार्जशीट के बेस पे लगा है केस, तो किसको नोटिस करेंगे जज साहब? पीपी साहब को। पीपी साहब आपको, ठीक है। पीठ पीछे तो सभी गाली और हम देते कोर्ट हैं के अंदर, हैं? अब जब हमारे ये घर पे पुलिस आएगी तो हम कोर्ट के अंदर। मामला लीगल है, उसमें नहीं कहता जज साहब रिश्तेदार, वो रिश्तेदार को तो गाली देते हैं, ये इसको मालिक एम्प्लॉय बॉस को, ठीक है, और रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को कौन गाली नहीं देता है? सब देते हैं गाली। सब देते हैं। पीपी साहब आपको, हाँ? नहीं नहीं, देते हैं पीपी साहब। ठीक है जी। तो पीपी साहब यदि एफआईआर चार्जशीट फाइल हुए तो पीपी साहब को नोटिस करेंगे, और यदि वो कंप्लेंट केस चल रहा है सेक्शन 223 में, तो कंप्लेनेंट को हो जाएगा नोटिस। अपीयर ऑन द डेट ऑफ फिक्स केस, और एक्यूज भी आएगा भाई उस फिक्स डेट पे। डेट फिक्स कर देंगे, इस तारीख पे सब आओ, सारे के सारे मिलके एक साथ। अब हम तुम सबको सुनेंगे। तो सब सेक्शन 3 में सबको बुला लिया भाई डेट कोर्ट में। सब सेक्शन 4 में भाई सारे आ गए कोर्ट में। सब क्या हो गए? अपीयर हो गए, ऑन द डेट ऑफ फिक्स डेट पे अपीयर हो गए, जो हमने सेक्शन सब सेक्शन 3 में सबको नोटिस किए थे। आ गई। कोर्ट शैल 100% एग्जामिन द एक्यूज इन कैमरा। अब एक्यूज को इन कैमरा एग्जामिन किया जाएगा। अब यहाँ पे ना सबका एक कंफ्यूजन होता है, मैं वो दूर कर देता। इन कैमरा रिकॉर्ड, इन कैमरा एग्जामिन क्या होता है? कैमरा ऑन करके, क्या कैमरा चला के उसको छिपा के एक्यूज को उसके सामने रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है? इन कैमरा एग्जामिन है? नहीं सर। इन कैमरा का मीनिंग होता है कि पूरे कोर्ट को खाली करवा दिया जाएगा। वहां केवल एक्यूज रहेगा और एक्यूज का एडवोकेट रहेगा। विक्टिम भी नहीं रहे, सॉरी, वो विक्टिम भी नहीं रहेगा, विक्टिम का एडवोकेट भी नहीं रहेगा। सर बताओ कैसी डेफिनेशन दे रखी है? मतलब कैमरा ऑन करके, मैं तो यही बोलूंगी कि कैमरे वाले बुलाएंगे, वहां पे अच्छे से उनकी वो शूट होएगा इस तरीके से ना। इन कैमरा रिकॉर्डिंग अब तो खैर ये होता कि अंदर बैठा के, अंदर रूम वो बना दिए अलग अलग, क्या नाम, कैबिन टाइप के, उनमें कैमरे लग रहे हैं, माइक लग रहे हैं, अब तो ऐसे बना दिया है। लेकिन इन कैमरा रिकॉर्डिंग का मतलब यही होता है, इन कैमरा एग्जामिन का मतलब यही होता है कि पूरे कोर्ट को खाली कर दिया जाता है। इवन जो मेन गेट होता है ना कोर्ट का, उस पर भी एक वो लगा दिया जाता है, इतना बड़ा मतलब दफ्ती टाइप की, कि अंदर इन कैमरा लिख दिया जाता है, इन कैमरा प्रोसीडिंग। और यदि उसको दफ्ती लगी हुई है इन कैमरा प्रोसीडिंग चले, कोई वकील भी चला गया भाई साहब, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट लग जाता है। मतलब लगाते नहीं है, बट उसका मतलब है वो कोई जा नहीं सकता उस कोर्ट के अंदर जब तक वो बोर्ड लगा रहेगा बाहर, कोर्ट के अंदर बाहर।
मैंने खुद देखा है, मैं रहा हूँ। ठीक है जी, यही होता है। अब मान लो तुम्हारे बुलंदशहर में इन कैमरा रिकॉर्डिंग कैसे होगी? लोकल केसों में तो अब आई है टेक्नोलॉजी, पहले थोड़ी थी। और सीआरपीसी बनी हुई है बहुत पुरानी। जी तो इन कैमरा का मतलब यही होता है कि कोर्ट को खाली कर दिया जाता है, केवल एडवोकेट, एक्यूज और जज साहब और उसके स्टेनो रहेंगे बस, लिखने वाले, और कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होता है वेयर द अदर पार्टी इन केस शैल नॉट बी प्रेजेंट, लिख दिया भाई, प्रेजेंट नहीं होंगी इस केस में, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ। अब जज साहब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। accused has filed the application voluntary and where, भाई जज साहब ये देख रहे हैं कि भाई एक्यूज ने क्यों अपने वॉलंटरी, क्यों अपनी इच्छा से इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो, कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई है। जब तक जज साहब सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जज साहब सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब इसका भी फोर्थ का भी सब सेक्शन है। ए क्या कह रहा है देखो जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बढ़िया से बहुत बढ़िया से। हवा हवाई तो क्लास नहीं चल रही? जी सर। नहीं सर। हाँ, एक बंदे ने जी सर कर दी, हवा हवाई क्लास चल रही है। नो सर। नो सर, अच्छी नहीं चली क्लास? सर अच्छी चल रही है। फंस गया बेचारा। चलो, ये तुम्हारे उसमें आता है क्वेश्चन 100%, ये नहीं पता कि कौन से सेमेस्टर में आएगा, बट प्ली बार्गेनिंग का एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। सर प्रीलिम में आएगा सर, नहीं, ए पीओके में है, प्री में। नहीं जुडिशरी में तो आता ही है, सब में, ये सब में। अरे भाई ये मैं बता रहा हूँ पहले ही, ये टॉपिक की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना आसान सा है बताओ। आसान है नहीं बच्चे, आसान बनाया है इसको मैंने। जी मैं सर। इसलिए इस टॉपिक को घर पे आके 3-4 बार मैंने पढ़ा, समझा, उसके बाद तो इतनी इजी भाषा में समझा रहा हूँ कि तुम्हें लगे कि ये तो बहुत आसान टॉपिक है ये। हाँ जी सर। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया। अच्छा देखो, ये कोर्ट ही क्यों लिखते हैं, जज साहब क्यों नहीं लिखते? जज साहब सेटिस्फाई हो गए। सर जज साहब तो बदलते रहते हैं ना। कोर्ट वही रहता है जज जो साहब ही कोर्ट होते हैं। जज साहब जो होते हैं, जज साहब कोई डिसीजन नहीं करते, डिसीजन कौन देता? कोर्ट देता है। जी सर। ठीक है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया that the application has been filed by the accused voluntary, it shall provide time, जो समय दिया गया था उसी समय। ठीक है, नो, हाँ, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, कोर्ट को लगा भाई ठीक है मैं सेटिस्फाई हूँ। अब वो उसको 60 दिन का टाइम देगा, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं देगा। किसको? पीपी साहब को या कंप्लेनेंट को, कि भाई तुम अब अपना जवाब दे दो। ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, सेटिस्फैक्ट्री इसका डिस्पोजल करें। डिस्पोजल का मतलब है इसे एप्लीकेशन को मुझे डिस्पोज करना है 60 दिन के अंदर अंदर में। जो भी आपको हाँ ना का जवाब देना है, विक्टिम को देना है, एक्यूज के द्वारा कंपनसेशन देना है, या उसको कोई एक्सपेंसेस देना है, या उसको कोई एक डेट फिक्स कर देंगे। अब केस की नॉर्मल सुनवाई के लिए एक डेट फिक्स कर दी उन्होंने। अब बताओ भाई, ये जो एक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई है इसको कितना कंपनसेशन देना है? विक्टिम से पूछने की भाई तू क्या लेगा बता दे, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं इस केस को डिस्पोज कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विक्टिम को कितने दिन में, 60 दिन के अंदर अंदर में अपना जवाब देना है कि ठीक है जी मुझे इतना पैसा दिलवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, जो भी है। कौन मांग रहा है?
विक्टिम। बी पार्ट, ए पार्ट समझ में आ गया। इसमें 60 दिन के अंदर जी सर। अंदर में विक्टिम से जवाब मांगा है कि भाई कितना कंपनसेशन तू लेगा इसे खत्म करने के लिए, जो जो तेरे के कोर्ट के खर्चे वर्चे हुए वो बता दे तो कितना लेगा, ये सब बात। ठीक है। बी, द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इनवॉलंटरीली। इन, कोर्ट ने ये पाया भाई एक्यूज ने किसी के दबाव में आके फाइल की है ये, या कोर्ट ने पाया कि भाई ये तो सेम सेक्शन में पहले भी कन्विक्टेड हो चुका है, पहले भी इसको सजा मिल चुकी है। तो इन दोनों केसों में ही चार्ज सेम ऑफेंस का लगा था और इसकी प्रोसीडिंग आगे चल जाएगी, एप्लीकेशन डिसअलाउ हो जाएगी। यदि दोनों ही केसों में, एक तो उनको ये पता लग गया जज साहब को भाई इनवॉलेंट्री किसी के दबाव में आके ये हाँ बोल रहा है, ऑफेंस को एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। या दूसरा कंडीशन है कि इसने सेम कंडीशन में पहले भी ये विक्टिम हो चुका है, कन्विक्टेड हो चुका है, इन्हें पहले भी एक ऐसे ही ऑफेंस किया था। तो इन दोनों केसों में उस एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। और कोर्ट सेम स्टेज पे आ जाएगा जहां पर चार्ज फ्रेम हुए थे, ठीक है, और इसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, सेम प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। अब एक बात पूछूं मजेदार, हमने ये माना था कि यदि कोई स्टेटमेंट, इसमें आगे पढ़ाऊंगा, बट एक मजेदार मेरे को क्वेश्चन आया कि पूछना चाहिए, तुम एडवोकेटों को दिमाग चेक करना चाहिए। जो हमारे लर्नर्ड एडवोकेट जज साहब भी लिखते हैं, विद्वान अधिवक्ता, लर्नर्ड एडवोकेट सो एंड सो एंड सो एंड सो, हमने कोर्ट के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया। कहां पर एक्सेप्ट किया, कैमरा प्रोसीडिंग कहां चली थी, ये रहा एग्जाम 219 के 4 में, ठीक है। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ मैंने ऑफेंस किया था, मतलब एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी एक्स ने ऑफेंस किया था और ये मुझसे गलती से हुआ, सो ने अपनी सारी बात जज साहब को बता दी, और जज साहब ने सुनी थोड़ी है, जज साहब ने सारी बातों को क्या करा, रिटर्न करा था। बाद में पता लगा, सब इसी के सबसेक्शन 4 में पता लगा कि भाई ये तो पहले से कन्विक्टेड था, या जो विक्टिम है बोला नहीं जी मैं नहीं मानता इसको प्ली बार्गेनिंग को, मैं तो केस चलाऊंगा, या कोर्ट ने किसी वजह से उसको डिसअलाउ कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दी थी, क्या अब जो ट्रायल चलेगा उस स्टेटमेंट के बेस पर उसको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्योंकि भाई वो मजिस्ट्रेट के सामने पहले ही कैमरा प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट खाली के सामने अपनी सारी बातें बता चुका था, दिल की पूरी भड़ास निकाल चुका था। बताओ, मान जाऊंगा वाला मैडम? पांडे मिश्रा जी, जी सर। क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने मजिस्ट्रेट के सामने दी थी। तो सर और हमने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान तो मान्य होते हैं ना कोर्ट में, उनके ऊपर ही ट्रायल चलता है। यही पढ़ा है हमने आज तक तो। हाँ जी सर।
और इस केस में हम पहले प्ली लेकिन बार्गेनिंग की ऐसे भी एप्लीकेशन हो लगा के सकता है है। सर, ऐसे भी हो सकता है कि सर मतलब कि जो जिसने बयान दिए हैं उसे बाद में होश आए कि भाई ये तो मैंने बयान गलत दे दिए। नहीं 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 नहीं, अरे मजिस्ट्रेट के सामने भाई वॉलंटरी एप्लीकेशन लगा के बयान दे रहा है भाई, वो कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है, मजिस्ट्रेट साहब उसको अकेले में एग्जामिन कर रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भौ नहीं उसके सामने, किसी का दबाव नहीं, वॉलंटरी वाली बात है वो तो। सर, अभी दिमाग छोटा इतना नहीं सोच पा रहा। बताओ पांडे जी। जी सर, मुझे तो नहीं समझ में आया, है समझ में ही नहीं आया। चलो मैं बता देता हूँ। तो उसका बयान तो एडमिसिबल हो गया ना अब तो। है सर उसका बयान एडमिसिबल हो गया, तो उसका बयान मान्य हो गया ना, तो सजा तो बनता है, नहीं बनेगा? क्यों सर जी? ये यही तो कहानी है। हाँ, इसीलिए वो अकेले में बयान होता है, वहाँ कोई पक्ष नहीं आता है, अच्छा। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं मिलेगी किसी को। जी बात। वो केवल एक्यूज को ही मिल सकती है कि मैंने क्या बयान दिए, और उस बयान की कॉपी से कोई भी क्वेश्चन विक्टिम साइड से क्रॉस भी नहीं कर सकता, कंट्राडिक्ट भी नहीं जो कर कैमरा सकता। प्रोसीडिंग का होता है, है जी। जो कैमरा प्रोसीडिंग का होता है। नहीं नहीं नहीं, कैमरा प्रोसीडिंग का तो मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। केवल इस केस में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन में जब कोर्ट अक्यूज को एग्जामिन किया और उसने सारी बातें, इंसिडेंट्स, डेट, टाइम सब एक्सेप्ट कर लिया, हम्म बाद में वो एप्लीकेशन डिसअलाउ हो गई, हम्म या एक्यूज जो विक्टिम है वो नहीं माना, वो कह रहा जी मैं नहीं मानता इसको, मैं तो केस को चलाऊंगा। अब केस जो जहाँ पे चार्ज फ्रेम हुए थे वहां पर वहीं से स्टार्ट हो गया, तो अब जो ये एक्स ने अपनी स्टेटमेंट दी थी ना, अब ये स्टेटमेंट जीरो है, इसकी सारी की सारी वैल्यू जीरो, खत्म हो गई। अब इसको कोर्ट में कोई यूज नहीं कर सकता, हम्म खासकर ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको यूज कर सकता, ना ही इसके बेस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता, ना ही कंट्राडिक्शन लेके आ सकता, और ना किसी को कोर्ट इसकी वो उसको फाइल को अलाउ करेगा इसको देने के लिए। लेने देने का तो खैर इसमें नहीं लिखा, बट ये कि इस वाले स्टेटमेंट को कहीं भी कभी यूज नहीं किया जाएगा। जो नॉर्मल चार्ज फ्रेम होगा, जो फिर ऐसे ही आर्गुमेंट होंगे, डिफेंस आएगा, अक्यूज का क्या नाम, प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस ये लेके आएगा, आर्गुमेंट, वो सब चलेगा, पूरा नॉर्मल केस जो चलता है। तो अब यदि कोई पूछे कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने जितने भी कोई बयान देता है क्या सारे मान्य होते हैं? नहीं सर, प्ली बार्गेनिंग वाला नहीं होता। हाँ, प्ली बार्गेनिंग में यदि मजिस्ट्रेट के सामने दिए, हाँ, यदि वो ओनली एंड ओनली 183 के अंतर्गत पुलिस ने बयान दिलवाए हैं तो वो एडमिसेबल होते हैं। लेकिन जी यदि सर। अंडर द प्ली बार्गेनिंग, या हमने अपनी इच्छा से कोई स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को हम कोर्ट में अपोजिट पार्टी यूज करता है, और उसमें कंडीशन क्या थी प्ली बार्गेनिंग की, तो वो मान्य नहीं होगी। अब मान लो कोई कहती है, कोई है, कोई मान लो आप किसी का कोई चिल्ला रही है जी ये वो वगैरह वगैरह, कि जी मेरे पास तो खाने को नहीं है, मेरी तो माँ देती है मेरे को तो खाने को, मैं अपनी माँ के घर पर रहती हूँ, ठीक है, जज साहब से बोलो जनाब इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, और जज साहब ने रिकॉर्ड कर ली उसकी स्टेटमेंट, उसकी माँ को ले आओ, जब उसका कभी वो चलेगा ना विटनेस में, उसकी माँ को भी बना लो, तो नहीं देती, ये कहाँ से खाती है मुझे नहीं पता जी।
अब दोनों स्टेटमेंट, उसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया, वहां पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा कि तुमने कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें खाने को देती है, या उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये तो नौकरी करती है, इसको तो 40-50 हजार रुपये ऐसी सैलरी मिलती है, इसकी माँ क्यों देगी इसको खाने को, ऐसे कर। तो वहां यदि कोर्ट के सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग चलते हुए, तो वो भी मान्य होती है। बट पर्टिकुलर बात है प्ली बार्गेनिंग में, यदि हमने एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट ने किसी अक्यूज को एग्जामिन किया है, वो स्टेटमेंट जो दी गई है वो कभी उस केस में फर्दर यूज नहीं की जाएगी। इवन उस स्टेटमेंट को किसी दूसरे केसों में भी यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आएगा आगे टॉपिक पर, मैंने ऐसे समझा दिया मजे मजे में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई जी? तो यदि इनवॉलंटरी है या पहले से कन्विक्टेड है, तो इस केस में वो जो एप्लीकेशन है क्या हो जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी, और वो केस हमारा किस जगह आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा वो केस, चार्ज उसी फ्रेम। स्टेज पे। हाँ, जहाँ चार्ज फ्रेम किए थे उसी स्टेज पे आ जाएगा। 291, मतलब धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ रहा होगा। गाइडलाइन फॉर द म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री dispositions in the working out of the mutually satisfactory disposition under clause 8 of the subsection 4 290, वही ऊपर वाला, ठीक है ना। कोर्ट शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब क्या है, पढ़ लेते हैं, याद दिला देता हूँ दोबारा से। क्या कह रहा है भाई ए वाले में, ये है भाई, बता देता हूँ। ये है, यहाँ पे 60 दिन के अंदर अंदर में क्या करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और एक्यूज जो है आया म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन में था, और यहाँ पे विक्टिम और एक्यूज दोनों के दोनों राजी हो गए, दोनों कोर्ट में आ गए, ठीक है, डेट फिक्स हो गई। वहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, तब क्या क्या होगा, ठीक है। इसका देखो 1 में क्या है, कोर्ट ने नोटिस इशू किया था, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किया, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेटेड किया था केस को, उसको की कर दिया। एक्यूज एंड विक्टिम्स ऑफ द केस पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग टू वर्क आउट सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस। अब सारे मिलके उस केस को खत्म करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। कोर्ट ने सबको बुला लिया, पीपी साहब को भी, पुलिस ऑफिसर को जिसने वो किया था, एक्यूज को भी आ गया यहाँ पर, एक्यूज भी आ गया, विक्टिम भी आ गया, चारों आ गए, पीपी साहब भी आ गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो भी आ गया, आईओ भी आ गया, एक्यूज और विक्टिम भी आ गया। अब ये मिलके उस केस पर काम कर रहे हैं, तो इसको खत्म कैसे किया जाए। इसके प्रोवाइजो में क्या है, थ्रू आउट सच प्रोसीजर। अब वो चल रहा है, जो प्रोसीजर चल रहा है, कैसे खत्म किया जाएगा। वर्किंग आउट ए सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस, इट शैल बी duty of the court to ensure that the entire proceeding completed voluntarily by the party participating in the meeting। भाई मीटिंग जो चल रही है ना उनकी, आउट ऑफ कोर्ट के अंदर जो बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, केस को खत्म करना, क्या लेना है, क्या देना है, कैसे खत्म करना है, वो सारी की सारी वॉलंटरी होनी चाहिए। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, एक्यूज भी अपनी इच्छा होनी चाहिए, विक्टिम की भी अपनी इच्छा होनी चाहिए, पीपी साहब हो गए, पुलिस ऑफिसर भी हो गया। अब यहाँ पे किसी का दबाव नहीं चलना चाहिए। लेकिन आपको नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है भाई। ये सब जो होती है, विक्टिम ने पैसा ले लिया,
केस खत्म कर लिया, उस पैसे में से थोड़ा पैसा आईओ को चला गया, थोड़ा पैसा पीपी साहब को चला गया, चलो यार केस खत्म करा देते हैं तुम्हारा। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बिना पैसे के केस खत्म हो जाएगा? कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ये तो बताओ, मेरी आवाज सभी को आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। आ रही है सर। जब मैंने बोला कि बिना पैसे केस खत्म हो जाएगा, जब तो नहीं कुछ बोला था। सर होगा ही नहीं ना बिना पैसे के खत्म, इसलिए ना बोले सर। पहली बार नहीं भैया, पैसा लगेगा, पैसा तभी होगा। सबको देना पड़ेगा सर, वो कोर्ट मोरे जो बैठता है उसको, और सब सरकारी वकील साहब को, सबको देना पड़ेगा सर। provided further that the accused, if he so desire, participate in such meeting with his pleader, if any, engage in the case। वो कह रहा है कि भाई वो खुद भी, जो एक्यूज है, खुद से पार्टी में उसकी इच्छा है कि भाई मैं अब तो अपने वकील साहब के साथ आऊँगा, तो यहाँ कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती। वकील साहब वहाँ आएंगे, वो उसके साथ इंगेज कर सकते हैं मीटिंग के लिए। अब इसका बी पार्ट देखो, इन केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट, जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब कौन है? कंप्लेंट केस होगा। कंप्लेंट केस में अब पीपी साहब का रोल खत्म हो गया। कोर्ट शैल इशू द नोटिस टू एक्यूज और विक्टिम to the participate in the meeting to work out the satisfactory disposition of the case। भाई ए वाले जो ए पार्ट था, तो ये तो चार्जशीट के बेस पे था, तो पीपी साहब और आईओ आएंगे। अब जो ये बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट में तो चार्जशीट फाइल ही नहीं थी, हमें तो कंप्लेंट केस है 223 में, तो वहां पर जो है किसको बुलाया जाएगा? केवल एक्यूज आएगा और विक्टिम आएगा। इन दोनों से बोलेगी कोर्ट, भाई ठीक है, तुम्हारी डेट है, आज बैठो और इसको खत्म करो। ठीक है, एक तरीका से मीडिएशन टाइप का जो होता है, इसके प्रोवाइजो में देखते हैं। जी सर। It shall be the duty of the court ensure throughout such process of the working out a satisfactory disposition of the case that it is completed voluntarily by the parties participating in the meeting। वही वाली बात फिर से आ गई कि भाई दोनों विक्टिम और एक्यूज, ये कोर्ट इंश्योर करेगा भाई तुम पे दबाव नहीं किसी भी का भी, किसी को एक दूसरे का भी, ये केवल लिखने की बात है। दबाव तो भैया पैसा का है, केवल वास्तव में तो पैसे का है। किताबों से हटके भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए सबको। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द विक्टिम ऑफ द केस द एक्यूज सो डिजायर, he may participate in such meeting with his pleader engaged in the case। वही है, यदि एक्यूज की इच्छा है तो वो अपने वकील साहब को भी इसमें इंगेज कर सकता है इस केस में। ठीक है, नॉर्मली तो इंगेज रहते ही हैं। रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। जो रिपोर्ट बन गई, अब वो रिपोर्ट जो है कहाँ पे आ जाएगी? कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी। मैंने बताया था ना मीडिएशन टाइप की होती है बात जो करते हैं। ठीक है, अब देखो, वेयर इन द मीटिंग अंडर, जो मीटिंग हुई थी हमारी 291 में, अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट। अब यहाँ काम हो चुका है, इस पर वर्कड हो गया है, काम हो चुका है। द कोर्ट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट सच डिस्पोजिशन which shall be signed by the presiding officer of the court, all persons who participate in the meeting, and if no such disposition has been worked out,
the call set record the observation, proceed further accordance to the provision of the Sahita stages application under subsection 1 of 222. देखो क्या कहता है भाई, ये यदि वो मीटिंग सक्सेस हो गई, जो भी डिस्पोजिशन उनका बना वो रिटर्न में होगा सारा, तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जज साहब ही होते हैं एक तरीका से ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के तो साइन होंगे ही होंगे वहां पर, उस पर यदि वो चार्जशीट के बेस पर है तो पीपी साहब के भी होंगे, आईओ के भी होंगे, एक्यूज के भी होंगे और विक्टिम के भी होंगे। और यदि ये दोनों नहीं है, मतलब सॉरी पीपी और आईओ नहीं है, तो कोर्ट के होंगे, एक्यूज के होंगे और विक्टिम के होंगे। और यदि वहां पर एडवोकेट उन्होंने कोई वो कर लिया, एंगेज किया, तो उस एडवोकेट साहब के भी होंगे। ठीक है, सबके साइन होंगे उस पर। जी सर। और यदि वो सक्सेसफुल नहीं रही है तो वापस हम उसी स्टेज पर आ जाएंगे जो इसमें आता है, उसी स्टेज पर आ गए हम। एप्लीकेशन हमारी बाहर चली गई और उस केस की हमारी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। बात समझ में आई है नहीं आई? जी सर। क्या आई? बात समझ में। अगला सेक्शन पढ़े। ये तो बहुत बड़ा है भाई, ये यही सेक्शन है। बाकी जो चैप्टर के लिए 2 मिनट चाहिए, बाकी सेक्शन जो 293 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एग्जाम दोगे उस एग्जाम में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और जो मेंस सर, में इसे भी कल आएगा करें। रिटर्न है। कल करें सर इसे। भाई देखो, मुझे छोड़ के 13 लोग जुड़े हुए हैं। पूछ लेते हैं सबसे। पूछो। अभी इसको खत्म करें या कल करें? सोनम दीदी, सर कल। दीपिका दी, अब थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है हमारे यहाँ पे गांव में।